अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि बोहर ने किस तरह से ये रेडियस कैलकुलेट किया, ठीक है ना। उसने कौन सा फार्मूला बनाया और कैसे वो फार्मूला बनाएगा, आज हमने वो सारा फार्मूला ड्राइव करना है और देखना है कि इसने ये जो रेडियस हमें बताया था कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसका रेडियस 0.529 ऑंगस्ट्रॉन होता है। तो हमने ये देखना है कि इसने ये कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है। तो दोबारा से मैं एक पिक्चर अच्छी सी बनाता हूँ और चीज़ों को समझने की हम कोशिश करते हैं। बच्चों ये आप समझ लो कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कौन चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें किसी एटम के एटॉमिक नंबर की तो वो क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में जो जितने प्रोटॉन होंगे वो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ, ठीक है। और चार्ज की बात करें कि इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है तो उसको हम लिखेंगे ई क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई क्या है, हम जनरली चार्ज को ई के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है तो इसलिए हम ई पे कौन सा चार्ज लिख देंगे, पॉजिटिव। अब इधर आ जाओ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह हम फिजिक्स में क्यू से चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम उसी तरह से ई के साथ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने मालूम क्या करना है, ये रेडियस, इन दोनों के दरमियान क्या है, रेडियस आर है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बिल्कुल होगी। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम किस लॉ से निकालते हैं, तो बच्चों वो हम निकालते हैं कूलम्स लॉ से। वो हम किससे निकालते हैं, कूलम्स लॉ से। इन्होंने अपने लॉ में क्या बताया, इन्होंने कहा कोई भी चार्ज हैं दो, ठीक है, सपोज किया एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो इनके दरमियान फोर्स होगी, कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्शन की होगी ना। इस तरह से ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके दरमियान जो डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर के, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स क्या हो जाएगी, कम होगी, और जितनी ये चार्ज ज़्यादा होंगे उतनी ही फोर्स आपकी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो अगर हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो क्या होगा कि ये एक फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेते हैं, ये चार्ज है हमारा प्लस वाला और ये चार्ज है हमारा नेगेटिव वाला, ठीक है। तो यहाँ से जी ई प्लस ई नेगेटिव आ गया, ओवर क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो यहाँ से कूलम्स का एक कांस्टेंट आएगा जो कि इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय जी ई प्लस ई माइनस ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। इसके इक्वल आ गया ये हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि ये पाई का तो आपको पता ही है, यहाँ से इनकी बात भी हमने कर ली है, ये चीज़ का आपको नहीं पता। तो ये क्या होती है, ये होती है परमिटिविटी कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी कांस्टेंट ये वेरी करती है मीडियम टू मीडियम का क्या मतलब है कि अगर आपने इन चार्जेस को एयर में रखा हुआ है तो जो इन दोनों चार्जेस का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसी और अंदाज में लगेगा, ठीक है। और अब आप क्या करो, इन दोनों चार्जेस को उठा के किसी स्पेस में ले जाओ, ठीक है। स्पेस में ले जाएंगे तो क्या होगा कि इन दोनों का एक दूसरे को खींचने का अंदाज़ कोई और हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इन दोनों को पेट्रोल में ले लो या किसी और सोल्यूशन के अंदर ले लो, ठीक है, किसी पानी में ले लो, तो क्या होगा कि खींचने का अंदाज़ और होगा। तो यानी कि ये जो परमिटिविटी है ये क्या करती है, मीडियम टू मीडियम वेरी करती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब हमने यहाँ से इस फार्मूले को ज़रा थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी जेड ई स्क्वायर के,
ये दोनों चार्जेस हैं, मैंने इनको कर दिया है, इन दोनों का स्केल ले लिया है। ये प्लस और माइनस ऐसा नहीं है कि ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये प्लस का चार्ज, ये नेगेटिव का चार्ज है, इन दोनों को हमने कर लिया है, मतलब ये दो चार्जेस हैं, दोनों को पावर हमने एक ले लिया है, जिसकी वजह से ये स्केयर हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक फोर्स हो गई जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स अमल नहीं कर रही, बल्कि क्या है, एक और फोर्स अमल कर रही है, और वो कौन सी है। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये मेरे पास ये कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, मतलब मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया है, एक धागे के साथ ने एक पत्थर को बांध लिया है और मैं उसको इस तरह से घुमाने लग गया हूँ, ठीक है, उसको स्पिन करने लग गया। तो क्या होगा कि जब ये पत्थर घूमेगा, ठीक है, तो मेरे हाथ में अंदर की तरफ एक फ़ोर्स जनरेट होगी, ठीक है, यानी कि मेरे हाथ पे एक फ़ोर्स अमल कर रही होगी। जब ये पत्थर इस सर्कल में घूमेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक फ़ोर्स फील होगी। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब ये पत्थर जो है ये इसी दायरे में मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये पत्थर जो है ये इसी दायरे में मूव कर रहा है। ये क्यों मूव कर रहा है, इसको देखें तो इस पे बच्चों बाहर की जानब भी एक फ़ोर्स अमल कर रही होती है। जितनी ये फ़ोर्स होती है उतनी ही ये फ़ोर्स होगी। अगर ये वाली फ़ोर्स ना हो तो क्या होगा, अगर ये वाली फ़ोर्स जो जिसने इसको खींचा हुआ है उधर वाली साइड पे, अगर ये फ़ोर्स ना हो तो क्या होगा, ये घूमेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरह से आपके करीब आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये घूम रहा है तो क्या है कि इसके ऊपर बाहर वाली साइड से एक फ़ोर्स लग रही है। तो इस फोर्स ने क्या किया हुआ है, इसको बैलेंस किया हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी तो रेडियस जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा है ना। तो जब ऑर्बिट में घूम रहा है तो इट्स मीन कि इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, जिसको हम v कह देते हैं, और इसका इसी तरह से कुछ मास भी होगा जिसको हम m लिख लेते हैं, ठीक है। और इस पर भी बाहर की जानिब एक फोर्स लग रही होगी ना, क्योंकि कोई भी बॉडी जब सर्कल में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों उस पर अमल कर रही होती हैं। तो यहाँ से जो दूसरी फोर्स है वो कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला अगर मैं लिखूँ तो वो होता है mv²/r। ये हमारे पास क्या आ गई है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास दूसरी फोर्स आ गई है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये क्यों आई है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे है, ठीक है ना, इसलिए अगर यहाँ पे घूमना है तो इट्स मीन कि यहाँ पे बाहर की जानब भी इसके ऊपर कोई फोर्स अमल कर रही है, जो कि क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसीलिए यहाँ पे घूम रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों फोर्स जो थी ये इक्वल थी। ये दोनों फोर्स क्या थी, इक्वल थी। मतलब अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं तो ये जो पत्थर था वो आपके हाथ में आ जाएगा, बिल्कुल पास आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस फोर्स ने, जितनी ये फोर्स है उतनी ही ये फोर्स है। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास mv²/r इक्वल आ जाएगा, बल्कि आप इसको कहोगे ये फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 थी, ठीक है ना। ये वाली फोर्स जो है वो F1 है और ये वाली फोर्स जो इधर वाली साइड पे लग रही है वो क्या है, F2 है। तो इसको हमने F1 कर लिया है, इसको F2 कर लिया है, दोनों क्या है, इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इट्स मीन कि F1 इक्वल है F2 के। तो दोनों के फार्मूले जो हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे F2 कर लो, यहाँ पे F1 कर लो, कुछ नहीं होगा। mv² हो जाएगा r इज़ इक्वल टू ge²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है। बुक वालों ने ये जो फार्मूला था वो बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये किस तरह से आया है ये हमने आपको बताया है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला जो है वो किस तरह से बनता है, कौन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है और कहाँ से ये फार्मूला आया है, तो यहाँ पे आ गया है। अब दोनों फोर्सेस इक्वल थी तो इसलिए हमने इनको इक्वल करके लिख लिया है। हमने क्या मालूम करना है, हमने ये रेडियस मालूम करना है। तो इस रेडियस को इधर रहने दो, ठीक है ना, रेडियस को एक साइड पे ले जाओ तो सारी इक्वेशन खुद ही
आपकी सॉल्व होती जाएगी। बच्चों मुझे रेडियस अकेला करना है, आर को अकेला करना है। आर ये भी नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। इस आर को अगर मैं उधर भेजूँ तो यहाँ पे मेरे पास एम वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है। अब ये आर इधर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। आर उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब इस आर से ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया है, सिर्फ और सिर्फ एक आर। अब इस आर को मैंने कहा था अकेला करना है, तो आर को उठा के इधर ले आओ। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैंने आर को उठा के इधर ले आया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगी हमारी, आर इज मल्टीप्लाई बाय एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें बच्चों आर को अकेला करना था, यहाँ पे इसके साथ क्या है, एम वी स्क्वायर भी है, तो एम वी स्क्वायर को भी उधर पहुँचा दो। जब हम एम वी स्क्वायर को उधर पहुँचाएंगे तो आर का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को आपने जहन में रखना है। ये फार्मूले को अगर हम देखें तो ये हमें एक नॉलेज दे रहा है, ठीक है, हमें कुछ बताना चाह रहा है। वो क्या बता रहा है कि अगर आपने रेडियस फाइंड करना है, अगर आपने रेडियस फाइंड करना है तो इस फार्मूले से कर सकते हो, लेकिन एक और भी ये बात हमें बता रहा है कि रेडियस जो है वो इस वेलोसिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेडियस इस वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इसका क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ज़रा देखना कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड शेल था। इसका रेडियस आप कह लो R1 है, ये R2 है। R2 क्या है, बड़ा है R1 से, ठीक है। R2 क्या है, बड़ा है R1 से। इसमें आप कह लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ने घूमना है। तो ये फार्मूला हमें बताएगा रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, यानी कि वेलोसिटी क्या है, आप कह लो कि स्पीड है इस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अगर रेडियस कम होगा तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर रेडियस ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से भागेगा, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से भागेगा, थर्ड शेल की बात करें तो स्पीड उसकी और ज़्यादा कम हो जाएगी। ये फार्मूला आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको आगे लेके जाएँ तो आगे इसको देखें, एक और भी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि यहाँ से हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों जी क्या है, एटॉमिक नंबर, यहाँ पे पुट कर दो। ई क्या है, चार्ज, ये भी हमें पता है। 4 क्या है, 4 तो कांस्टेंट ही है ना। पाई क्या है, इसकी वैल्यू का भी हमें पता है, यानी कि ये भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू का भी हमें पता होगा। और मास क्या है, हमें पता है मास, लेकिन वेलोसिटी हमें नहीं पता। यानी कि अगर आप क्या करो सिर्फ और सिर्फ ये वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी अगर आप वेलोसिटी निकाल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा इस इक्वेशन से, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी निकालना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। ये खेल नहीं है बच्चों का, ठीक है, ये खेल नहीं है बच्चों का। तो इसलिए बोहर क्या थे, उनसे भी उन्होंने कहा कि वेलोसिटी क्या है, कैलकुलेट करना थोड़ी मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना पास्टुलेट यूज़ करूँगा। जो मैंने यहाँ पे सेकंड पास्टुलेट था बोहर की थ्योरी में, वो क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mvr, वो इक्वल होता है NH/2 पाई के। एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल होता है NH/2 पाई के। ये मैंने सेकंड पास्टुलेट करवाया था, और बुक पे ये जो थर्ड पास्टुलेट है उसके लास्ट पे दिया हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट पास्टुलेट से मिलता जुलता था, इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा था। अब अगर इस फार्मूले को देखें तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना। इस फार्मूले में v है तो v की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। v को इधर रहने दो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा NH/2 पाई mr, ठीक है। ये फार्मूला बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो आप अब क्या करो, स्क्वायर ले लो, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर, h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों v जो है वो क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि बटे के नीचे है।
तो अब आप क्या करो, इसको यहाँ पे 1/v² कर लो। तो क्या होगा कि जब ये बटे के नीचे जाएगा तो ये वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, उल्ट जाएंगी, यानी कि जो आपका नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है बटे के वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4π² m² r² ओवर n² s²। ठीक है, बोलो समझ आती है। तो अब इस फार्मूले को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, उस फार्मूले को इस क्वेश्चन में पुट करना है, जो चीज़ें कैंसिल होगी वो कैंसिल करके आपके पास फार्मूला बन जाएगा रेडियस का। ठीक है, तो हम कर लेते हैं ये काम भी। पहले इस क्वेश्चन को आप कह लो कि ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो थी वो 1 थी। ठीक है, और आप क्या करो, अब पुट द वैल्यू ऑफ v² इन क्वेश्चन 1। ठीक है, पुट v² इन क्वेश्चन 1। तो क्या हमारे पास आएगा, पहले तो ये क्वेश्चन हमें लिखनी पड़ेगी ना, वहाँ पे ये r है इज़ इक्वल टू है g² ओवर 4πε0। ठीक है, आगे m है एक और आगे उसके क्या है v² है, तो v² बटे में है, यही वैल्यू आपने फिल करनी है। हाँ जी, यही करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4π² m² r² ओवर n² h²। यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल होती हैं जल्दी जल्दी कैंसिल कर दो उनको। यहाँ पे अगर 4 को देखें तो 4 से कैंसिल हो रहा है, इस पाई से इस पाई का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और m से ये m का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और तो कोई चीज़ नहीं कैंसिल हो रही, नहीं हो रही। ठीक है, r इज इक्वल टू आ जाएगा फिर मेरे पास g², यहाँ से हमारे पास पाई बची, m बचा। अब ये देखो ये r² है, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर मैं उधर उसको इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा। तो r² को इधर भेज दिया, ये आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नीचे आएगा वो क्या चीज़ बचेगी, 4π तो कैंसिल हो गया, ε0 n² और h² हमारे पास क्या हो गया, बच गया। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, इस r से r² कैंसिल हो जाएगा, ये 1/r की वैल्यू आ जाएगी ze² पाई m ओवर ε0 n² h²। इसको उल्टा दो, r को ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये भी उल्ट जाएगा, ये हो जाएगा ε0 n² h² ओवर ze² पाई m। ये आपके पास क्या आ गया है, रेडियस का फार्मूला बन गया। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट एक साइड पे कर देते हैं। ये मेरे पास r आ गया है, ε0 क्या है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, मीडियम टू मीडियम वेरी करेगी। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, इसको भी यहीं पे रहने दो। z क्या है, इसकी वैल्यू का हमें पता होता है। ठीक है ना, अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की, तो वहाँ पे z कितना होता है, z कितना होता है, 1 होता है। वहाँ पे हाइड्रोजन z कितना है, 1 है। तो चलो हम ze² लिख लिया है, यहाँ पे पाई लिख लिया, m लिख लिया। अब इसकी वैल्यू का भी हमें पता है, h² की वैल्यू का भी हमें पता है, z की वैल्यू का भी पता है, e की वैल्यू का भी पता है, क्योंकि ये चार्ज है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1 होता है, हीलियम की बात करें तो 2 होता है। जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होगा वो यहाँ पे आपने पुट कर देना है। ठीक है, पाई की बात करें तो ये क्या होती है, 22/7 या 3.14, और m क्या है, मास, तो मास का हमें पता ही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n² अगर हम लिख लें ना साइड पे, कि जिसका रेडियस हमने मालूम करना है, n² क्या है, यहाँ पे ये क्वांटम नंबर है, यानी कि आप इजी इसको कर लो कि ये शेल नंबर है। असल में ये क्या है, हमारे पास शेल नंबर है। अगर तो शेल नंबर 1 है तो n की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, यानी कि n इज इक्वल टू 1। अगर शेल नंबर 2 है तो n की जगह पे आप 2 पुट कर दोगे, 3 है तो 3 पुट कर दोगे, तो अप टू सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के केस की। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के केस, क्योंकि जो बोहर ने काम किया था वो हाइड्रोजन को स्टडी किया था। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया था। तो वहाँ पे जो हमारा जी होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस सारे वैल्यू को, इस सारे जो फार्मूले की जो कांस्टेंट हैं, इनको अगर हम हल करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, जो उसका आंसर आएगा वो होगा 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है,
n अगर हमने 1 पुट किया है, ठीक है, जब n भी 1 पुट कर लिया है तब ये वैल्यू आई है, मतलब फर्स्ट जो शेल होगा, फर्स्ट जो ऑर्बिट होगा वो इतनी दूरी पे होगा मीटर में। अब जो 10 की पावर -10 होती है उसको इधर ले आओ ज़रा आप, ठीक है, ये साफ कर लेते हैं। अब वहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, रेडियस वो आया है हमारे पास 529 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। ये जो इतना फैक्टर है, ठीक है, सॉरी इतना 10 की पावर -10 जो मीटर होते हैं ये इक्वल होते हैं ऑक्सटन के। तो यहाँ पे आप इसको कर लो 0.529 ऑक्सटन, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियस हो गया है R1, यानी कि फर्स्ट शेल का रेडियस। अगर हमने सेकंड शेल का रेडियस मालूम करना है तो हमें R2 फाइंड करना है। R2 कैसे फाइंड होगा, जब हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ R इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्केयर, ठीक है। n स्केयर मेरा n कितना है यहाँ पे, n इज इक्वल टू है 2 के, तो यहाँ पे मैं 2 का स्केयर पुट करूँगा तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4। तो R का जो आंसर होगा वो होगा 2.11 ऑक्सटन, इस तरह से। और जब n हमारा इक्वल हो जाएगा 3 के तो यहाँ पे n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 3 का स्केयर, और वो कितना होता है 9, यानी कि R इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय 9। ये क्या है n, ठीक है। यहाँ पे n की पावर 2 पुट करनी है, n क्या है शेल नंबर 3 के लिए 3 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल में 5.74 ऑक्सटन, ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता ठीक है या गलत है। R2 है, R3 है, ठीक है। इस तरह से अब हम यहाँ से देखें तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो कितनी दूरी पे है, वो है 0.529 की दूरी पे, ठीक है, ऑक्सटन। और जो रेडियस R2 है वो क्या है, इससे डबल है, यानी कि ये जितनी दूरी पे है उसका दुगना क्या है, ये चीज़ है। और फिर क्या होगा, उसके दुगने से भी ज़्यादा जो है वो R3 है। इट्स मीन कि अगर मैं बात करूं कि R2 में से R1 माइनस करूं तो वो क्या होता है, छोटा होता है। हम बात करें R3 माइनस R2 की, और ये छोटा होगा R4 माइनस R3 से, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये था बच्चों डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो आप इसका मतलब है कि nth ऑर्बिट तक आप जिस भी ऑर्बिट का आपने कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर आप सोच रहे हो कि हाइड्रोजन के अंदर तो ऑर्बिट ही एक होता है क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ऑर्बिट नहीं है, ठीक है ना। अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो सेकंड शेल में पहुंच जाएगा, और एनर्जी देगा तीसरे शेल में चला जाएगा, और एनर्जी देंगे चौथे शेल में, ठीक है ना। इस तरह से nth शेल होते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो आप किसी भी एटम का अगर आपने रेडियस फाइंड करना है तो आपको करना है यहाँ पे z की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद n पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे z हमने 1 लिया था, n भी 1 लिया था, फिर हमारा ये वाला आंसर आ रहा था, ठीक है। तो ये था सारा टॉपिक।